यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, अच्छी तरीके से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं? आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। इसमें आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको 825 20Z आपका मॉडल पेपर है। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और कैसे कॉपी को लिखा जाता है और यहाँ पर कैसे भरा जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, हमारे साथ अच्छी तरीके से बने रहना है और चीज़ों को समझते रहना है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? यहाँ आप देखिए, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आपके लिए। ठीक है ना? हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉपी में कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं, उसको आपको लिखना है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 7 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बिंदु टाइप में दिखेगा 2024 एक अच्छी तरीके से। ठीक है ना? और अब देखिए, अब आपको 1 से 6 तक खुद भरना है। तो यहाँ पर क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक। अनुक्रमांक दिया जाएगा जिसमें आपको किस में लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा। जैसे इसमें आपको दे दिया 5 6 8 7 9 3 2 1। अब इसको कह दिया कि आप यहाँ पर अंकों में लिख देंगे, लेकिन कह दिया शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो शब्दों में अगर लिखने के लिए दे दिया तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे 5 6। ठीक। और 8, यहाँ पे 8 ऐसे लिखेंगे 8 7 9 3 2 1। ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर विषय की बात करें, विषय आपको यहाँ पर लिख देना है, विषय जो भी आपका विषय है उसको आपको यहाँ पर भर देना है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो कि आपके प्रश्न पत्र, जैसे आपके लिए मॉडल पेपर है। ठीक है ना? तो आपके लिए मॉडल पेपर है, यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, समय जो भी दिया जाएगा 3 घंटे 2 घंटे। और यहाँ पे आपको मॉडल पेपर नंबर पूर्णांक दिया जाएगा। पूर्णांक के ऊपर ही आपको 817 GZ ऐसे ही आपको कुछ कोड दिया जाएगा। ठीक है ना? उसी कोड को यहाँ पर आपको भरना होगा। प्रश्न पत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ केवल डाल देना है। क्या डाल देना है? केवल डाल देना है। ठीक। और यहाँ पर परीक्षा का दिन आपका डाल देना, जो भी दिन हो आपका परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है ना? और आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है और यहाँ पर केंद्र का नाम आपको डाल देना है। ठीक। केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए खंड का जो आपका प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न में आपको ऐसे ही डालना है, खंड क डाल देना है। ठीक। खंड का डाल देना है और यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न लिखने होंगे। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको दे दिया क्या मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, ये आपको जो भी उत्तर हो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? तो जैसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से था। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया? तो किसे जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। किसको? विलियम प्रथम को। ठीक। 1989 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1989 ईस्वी में जो फ्रांस था वह किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था। वहाँ पर कैसा था? असीमित राजतंत्र था। ठीक। निम्न में
कौन सा राज्य केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित, ऐसा कौन सा राज्य है जो केंद्रीय शक्तियों में क्या है, सम्मिलित है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं आपको। तो कौन सा है, जर्मनी। कौन है, जर्मनी, ठीक है ना। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहुसंख्यक वर्ग है। तो सिंगली जो हैं बहुसंख्यक रूप में श्रीलंका में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य जो संघीय राज्य नहीं है, तो कौन सा है, दिल्ली। ठीक। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ का डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का या प्रश्न नंबर 7 ऐसे आपको लिखना है। तो 1929 ईस्वी में होने वाली आर्थिक, हालांकि अब आपको पैटर्न चेंज कर दिया गया है, ये पिछला आपका है। तो पिछले में देखिए आपको लिए क्या दिया गया है, जैसे आपको मैं बता दूं 20 प्रश्न आपको मिलेंगे बहुविकल्पी, क्या मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक। तो 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। पहला कारण, इस महामंदी के प्रमुख लक्षण कौन से, कारण कौन कौन से हैं। कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादकता की समस्या, कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादकता की समस्या, अमेरिका के से लिए कर्जों को न चुका पाना। ठीक। तो 1929 में जो हमारे पास आर्थिक महामंदी आई थी उसका कारण क्या था, पहला कारण यही था कि कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादकता की समस्या थी और अमेरिका से लिए कर्जे को न चुका पाना। ठीक है ना। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 8 की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, लोकतांत्रिक शासन से कोई 2 लाभ बताइए, कि लोकतांत्रिक शासन से कोई 2 लाभ आपको बताना है। ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लोकतंत्र शासन की ध्यान दीजिएगा, वह सभी अवस्थाओं में बेहतर है। शासन की अन्य सभी, यानी कि अन्य वह सभी क्या है, अवस्थाओं से बेहतर हैं। ठीक। अन्य सभी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उससे क्या है, बेहतर है। यानी लोकतंत्र शासन की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उससे क्या है, बेहतर है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ठीक है ना। तो जैसे आप लोग वोट देने जाते हैं ना, हम लोग लोग हैं, लोगों से क्या बना, लोकतंत्र बना। तो हमारे द्वारा ही वोट दिए जाते हैं नेताओं को, नेता ही हमारे द्वारा जीतते हैं। उसके बाद फिर हमें ही क्या करते हैं, हमें ही करप्शन, हमारे साथ ही करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसे नेता को चुनना है जो आपके भले के लिए सोचे, जो आपके ऊपर काम करे, जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, ऐसे नेता को हमेशा चुनना है। निर्धता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। जो निर्धता है लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है, इस कथन की विवेचना आपको करना है। तो लोकतंत्र के लिए निर्धनता घातक है, अमेरिका से लिए कर्जे को न चुका पाना और देश से महामंदी के कारण अत्यधिक निर्धनता लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है। ठीक। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, इसमें कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 10 की बात करेंगे। तो वैश्वीकरण से किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संख्या नंबर 10 की बात करेंगे। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी का वर्णन करने के लिए, ऐसी व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रमुख किया जाता है जिसके द्वारा पूरे देश के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राष्ट्रीय कंपनियों को MNC के रूप में उभरने के योग्य बनाया। ठीक। 11 नंबर की बात करेंगे। तो व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक अवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण यह है कि इसमें लोगों को गरिमा के साथ रहने का अवसर मिलता है। प्रत्येक नागरिक की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वह सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करे, चूँकि लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत का पोषण होता है। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर की बात करेंगे। जो आपके लिए क्वेश्चन है क्या है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारण का उल्लेख कीजिए। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसके निम्न कारण थे, किसी को किसी भी प्रकार का सहयोग न देना, अंग्रेजी सिपाहियों ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया था,
ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल पा रहा था। अगर यह सहयोग वापस ले लिया जाए तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासक ढह जाएगा। ठीक। संख्या नंबर 13 की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक अवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक। तो लोकतांत्रिक अवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने या प्रभावी बनाने के लिए निम्न कदमों के रूप में उठाया गया। पहला, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता था। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जाति के लिए सीट आरक्षित है। ठीक। और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ठीक है ना। संख्या नंबर 15 की बात करेंगे तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन। ठीक। क्योंकि खनिज संसाधन एक बार समाप्त हो जाएगा तो आप उसे दोबारा बना नहीं सकते। तो निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो काली मिट्टी उत्तम है। ठीक है ना। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ? तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ के लिए। ठीक। तो अब प्रश्न नंबर देखिए 21 की बात करेंगे। खनिज क्या है? तो खनिज क्या होता है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट इत्यादि। ठीक है ना। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो रामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। ठीक। चलिए खरीफ की फसल 2 उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसलों के 2 उदाहरण लिखिए। धान, मक्का, बाजरा, गन्ना। ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? कोई 3 कारण दीजिए। तो भारत कटिबंधीय देश है, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ठीक। आगे विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने में कोई 3 सुझाव लिखिए। तो भारत में विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने हेतु 3 निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? इस्पात, खनिज तेल व रासायनिक पदार्थों के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। मशीनों के आयात में वृद्धि दर बढ़ी है। खाद्यान्नों में आयात में काफ़ी कमी हुई है। ठीक। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? समझाइए। मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है तो उसमें कृषि का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की GDP में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। ठीक। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है, कैसे? व्याख्या कीजिए। तो तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से इस अर्थ में भिन्न है कि अन्य क्षेत्रों में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन स्थान होता है, वहाँ तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपके थे। तो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र इसमें बचा हुआ है, क्योंकि नागरिक शास्त्र में सेम पैटर्न में आपसे पूछेगा, तो आप लोग सेम पैटर्न आप लोग फॉलो करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।